हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अवैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का आज 13 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन नंबर 29 से डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 40 तक। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि यूपीएससी 2024 के जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है उसका आज 13 एपिसोड है, और इस चैनल पे यूपीएससी के जितने भी सिलेबस है, ठीक है, उन सभी सिलेबस जो प्रीलिम्स व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी सिलेबस का इस चैनल पे क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, जिसमें क्या हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, और आपको सीसेट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप बीपीएससी भी तैयारी करते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस में, जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस या मध्य प्रदेश पीसीएस या झारखंड पीसीएस या और भी स्टेट के पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो क्या है कि आपके तो ज्योग्राफी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। उसी तरह पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो उन सभी के लिए क्या है कि हमने 2024 का जो यूपीएससी एग्जाम होगा वह उस समय तक यूपीएससी की जितनी भी सिलेबस है उन प्रीलिम्स व्यू से उन सभी का हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज उसका 13 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 29 से डिस्कस करने जा रहे हैं, कि जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि अरावली पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी और सतपुरा पर्वत श्रेणी। तो ये स्टेटमेंट तो दिया गया है, लेकिन पूछ क्या रहा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे भ्रंशोद पर्वत के उदाहरण है। सबसे पहले भ्रंशोद पर्वत का क्या होता है, यानी भ्रंशोद पर्वत होता है कि भ्रंश घाटी से बने पर्वत को भ्रंशोद पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि निम्नलिखित में से जो ऊपर दिया गया है, उपर्युक्त में से कौन से भ्रंशोद पर्वत के उदाहरण है। तो आपको बता दूं कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है वह प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण के रूप में जाना जाता है, जो अभी वर्तमान में इसे अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट होगा नहीं। हिमालय पर्वत श्रेणी आपको मालूम होगा कि नवीन वलित पर्वत है, इसलिए जो स्टेटमेंट 2 है वो भी मेरा होगा नहीं। सतपुरा पर्वत श्रेणी यह क्या कहते हैं, नर्मदा और ताप्ती के जो भ्रंश से बना हुआ सतपुरा पर्वत श्रेणी है, तो ये इसका उदाहरण है, यानी ऑप्शन मेरा 3 होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जो उपर्युक्त दिया गया है उसमें से केवल 3 जो मेरा आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, यानी 30 देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि दर्रे दिया गया है और विशेषताएं दिया गया है, तो जैसे कि थाल घाट, ठीक है, तो थाल घाट जो है यह इसकी विशेषता क्या है, सच में क्या कि यह मुंबई एवं पुणे के मध्य संपर्क मार्ग है। यानी थाल घाट जो है यह मुंबई और पुणे के मध्य संपर्क का मार्ग मतलब विकसित करता है, यानी मुंबई को पुणे से जोड़ता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह नासिक को मुंबई से जोड़ता है, तो ये मेरा स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद हम भोर घाट के बारे में देखते हैं। भोर घाट क्या, इसमें जो इसकी विशेषता दिया गया है कि यह नासिक को मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी मेरा स्टेटमेंट जो है यह गलत है, क्योंकि भोर घाट क्या है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, तो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट दिया गया है। ठीक है, जिसके वजह से ये दोनों गलत है। उसके बाद कह रहा है कि जो स्टेटमेंट मेरा 3 है, ये कह रहा है सेनकोट्टा। ठीक है, तो यह त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के मध्य संपर्क का मार्ग करता है, यानी दोनों के बीच जो है यह संपर्क का मार्ग करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कि त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के लोग आपस में एक दूसरे स्थान से दूसरा स्थान जा सकते हैं। तो जैसे कि त्रिवेंद्रम जो है तिरुवनंतपुरम, यानी प्राचीन नाम था त्रिवेंद्रम। ठीक है, जो 1991 में इसे तिरुवनंतपुरम कर दिया गया। ठीक है, तो सेनकोट्टा जो है ये स्टेटमेंट मेरा सिर्फ सही है, जिसमें कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है केवल एक युग्म। ठीक है, तो यही मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि कितने युग्म सही है, इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जैसे क्या है कि बुंदेलखंड, पहला है बुंदेलखंड, दूसरा बघेलखंड, और तीसरा है कठियावाड़ पठार, और चौथा है दंडकारण्य का पठार। कह रहा है क्या कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा आर्कियन पठार के उदाहरण है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आर्कियन पठार क्या होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके 2 भागों में बांटा गया है, एक आर्कियन पठार और एक दक्कन लावा का पठार। ठीक है, जैसे कि दक्कन लावा का पठार जो है यह मतलब जो लावा यानी क्या ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, और आर्कियन जो है यह पृथ्वी के संरचनाओं के उपरांत इसका उत्पत्ति हुआ है। तो जो आर्कियन पठार है उसमें क्या है, उसके उदाहरण में क्या है कि बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है और दंडकारण्य का पठार है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आर्कियन पठार का उदाहरण, और कठियावाड़ का पठार जो है दक्कन लावा का पठार है, तो ये मेरा होगा नहीं तीसरा। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से मेरा सी आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान तो कह रहा है कि इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है कि इसकी चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आप देखेंगे कि इधर उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है, इस सब इलाका में जो इलाका है, ठीक है, भारत के जैसे ये वाला दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग देखेंगे इस तरह से, ये तो कह रहा है कि पूर्वी तटीय जो है ये वाला भाग जो है, ठीक है, ये वाला भाग कह रहा है कि यह इसकी चौड़ाई जो है पश्चिमी तटीय मैदान से अपेक्षा अधिक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि यह मैदान कृषि की दृष्टि से अधिक विकसित है, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेल्टा के द्वारा निर्मित यह तटीय मैदान है जो जिसके वजह से यह कृषि योग्य बना है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि यह प्रवाहित होने वाली नदियां ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, यानी ज्वारनदमुख का जो इंग्लिश होता है एस्च्योरी होता है, ठीक है, एस्च्योरी होता है, तो यह एस्च्योरी का निर्माण नहीं करती यहाँ की नदियां। यहाँ की नदियां क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। इस वजह से ये तीसरा जो स्टेटमेंट है ये मेरा गलत है। तो यहाँ नीचे उपर्युक्त कथन में से कौन से कथन सही है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 केवल सही है, इसकी वजह से मेरा बी आंसर सही हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि आर्कियन संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो आर्कियन संरचना, तो अभी हम बताएं कि आर्कियन संरचना जो प्राचीन प्री कैरिबियन काल में बना हुआ है, तो कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार के 2/3 से अधिक भागों पर आर्कियन चट्टानें मिलती है, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि दूसरा, यह संरचना आणविक खनिजों के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी मेरा सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस संरचना में खनिज अधिक गहराई पर होने के कारण इनका दोहन चुनौतीपूर्ण है, ये भी स्टेटमेंट मेरा सही है, क्योंकि यह पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही इस संरचना का निर्माण हुआ था, है ना, लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ की जो खनिजें हैं वह अत्यधिक नीचे चला गया है। तो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है, तो मेरा तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है उसको ध्यान दे। कह रहा है कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, ठीक है, जैसे कि कुडप्पा संरचना, विंध्यन संरचना, दक्कन संरचना, तो कह रहा है कि निर्माण की प्रक्रिया, इसकी निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई, निर्माण कैसे हुआ। तो कुडप्पा संरचना का निर्माण कैसे हुआ कि जैसे कि जो मेरा क्या है आर्कियन संरचना, ठीक है, तो आर्कियन संरचना से क्या बना मेरा धारवाड़ का संरचना, और धारवाड़ संरचना की अवसादीकरण और निक्षेपण के उपरांत मेरा बना था कुडप्पा संरचना। तो ये कह रहा है कि अवसादीकरण और निक्षेपण से बना है, यह बिल्कुल सही है, कुडप्पा संरचना का निर्माण हुआ। उसके बाद कह रहा है विंध्यन संरचना, ठीक है, तो विंध्यन संरचना का ये भी, इसका भी अवसादीकरण और जलीय निक्षेपण की वजह से विंध्यन संरचना का निर्माण हुआ, तो ये भी मेरा सही है। उसके बाद कह रहा है जो स्टेटमेंट मेरा 3 है, कह रहा है दक्कन संरचना, तो इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है वह ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और दक्कन संरचना इस प्रकार से ज्वालामुखी संरचना उदाहरण के स्वरूप में है। तो कह रहा है कि उपर्युक्त युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित है, तो तीनों युग्म सही सुमेलित है, यानी डी आंसर हो गया, ठीक है। हम पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे क्योंकि आपका टाइम नहीं लेना चाहते हैं, इस वजह से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं कि निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब उत्तर से दक्षिण यानी अगर भारत के नक्शा में देखेंगे तो यानी ऊपर से नीचे, ठीक है, तो कह रहा है उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले एक चीज आपको जानकारी होगा कि कह रहा है कि पलानी पहाड़ियां हो गया, कार्डमम यानी इलायची पहाड़ियां हो गया, नीलगिरी पहाड़ियां हो गया, अन्नामलाई पहाड़ी हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि उपयुक्त जो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। जैसे कह रहा है कि सबसे उत्तर में कौन है और सबसे दक्षिण में कौन है, तो अगर सबसे पहले छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, आप इलायची अगर पहाड़ी के बारे में जानते होंगे, यानी कार्डमम पहाड़ी जो है यह केरल में है, ठीक है, लेकिन यह जो पश्चिमी घाट है, जैसे कि आप भारत के नक्शा बनाएंगे, ठीक है, एक मिनट, इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, इसको ठीक है मिटा देते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भारत का नक्शा बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, ये मेरा प्रायद्वीपीय भाग हो गया इस तरह से, ठीक है, और यहाँ ये गया हुआ है। अगर ये आप देखेंगे, ये मेरा क्या है, पश्चिमी घाट है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये इसका हम कलर चेंज कर देंगे जिसको आपको समझना आसानी हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया।
तो कह रहा है कि इसमें स्थिति जो है पलानी पर्वत का, ठीक है, पलानी पहाड़ी कहाँ पे है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ पे, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे, अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पे। तो आप देखेंगे क्या कि जो हमारा सबसे पहले कार्डमम पहाड़ी जो है वह दक्षिण यानी जो हमारा पश्चिमी घाट है उसके सबसे दक्षिण में हमारा जो है कार्डमम इलायची है, यानी केरल के सबसे दक्षिण में। अगर हम देखेंगे कि यहाँ तक जो आया हुआ है तो यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे इसको दर्शा देते हैं कि ये जो हमारा है ना, ये सॉरी ये वाला, ठीक है, यहाँ पे कार्डमम है, तो इसको इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है, इसको 2 लिख दिए। उसके बाद आता है क्या, नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी देखेंगे कि यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है, इस तरह से नीलगिरी की पहाड़ी है, तो ये हमारा हो गया 3, इसको नोट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पलानी पहाड़ियाँ, तो पलानी पहाड़ी के बारे में अगर देखेंगे तो ये जो है ना कि यहाँ पे एक प्रकार के हम बताते हैं क्या कि यहाँ पे जो पश्चिम घाट, ठीक है, और पूर्वी घाट दोनों के जो यहाँ पे एक श्रृंखला निकलती है, ठीक है, तो इसी श्रृंखला पे क्या है, पलानी पहाड़ी है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये मेरा है फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि अन्नामलाई की पहाड़ी, तो अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है, सॉरी अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है, यहाँ पे स्थिति है उसकी। तो आप देखेंगे क्या, इसको हम लिख देते हैं कितना, 4, ठीक है। तो कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी सबसे ऊपर में कौन होगा, सबसे नीचे में कौन होगा, तो सबसे नीचे में यानी 2 होगा, यानी सबसे नीचे आखिरी में 2 कौन है, तो मेरा ये जो सी ऑप्शन है ये मेरा है सबसे आखिर में। उसके बाद कह रहा है सबसे फर्स्ट में कौन होगा, तो 3 होगा, यानी जो हमारा ये जो है ये नीलगिरी ये सबसे पहला होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे उत्तर में है, यहाँ पे 3। इस तरह से मेरा जो आंसर मिलता है ये मेरा सी आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ये कब बनेगा, जब आपको इसकी स्थिति मालूम होगा तभी आप बना पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज्योग्राफी को बिना मैप के हिसाब से आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 हम रेड यूज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। उसका तो कि भारत के प्राकृतिक, ठीक है, इसका जो हम ना इसका थोड़ा पतला कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि संदर्भ में निम्नलिखित भू आकृति जैसे कौन से ज्वालामुखी नहीं है। क्या कह रहा है, ज्वालामुखी नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, ज्वालामुखीय नहीं है, मतलब कि अरावली पर्वत जो है श्रेणी, तो आपको ऊपर में ही बताया है कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है यह ज्वालामुखी नहीं है, यह वलित पर्वत है, जो प्राचीन वलित पर्वत है। तो इस प्रकार से ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये नहीं होने की वजह से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डकन ट्रैप जो ऊपर में ही पढ़े हैं कि यह ज्वालामुखी के उपरांत बना हुआ है, तो ये मेरा नहीं होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है ना, तो ये नहीं होगा। अंडमान निकोबार, तो ये बिल्कुल ज्वालामुखी है, ठीक है, ये भी मेरा नहीं होगा। और लक्षद्वीप के बारे में जानते होंगे, यह प्रवाल द्वीप है, प्रवाल ना, तो इस तरह से ये मेरा हो जाएगा, यानी क्योंकि यह ज्वालामुखी नहीं है। तो इस प्रकार से 1 और 4 मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1 और 4 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो 1 और 4 किस में है, डी, तो डी आंसर मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रायद्वीपीय जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि यह आग्नेय और कैनियंत्रित चट्टानों से निर्मित है, तो बिल्कुल सही है। यह एक अस्थिर क्षेत्र है जो अत्यधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र है, यह बिल्कुल गलत है। यह एक स्थिर क्षेत्र है, और आप सुने होंगे कि दक्षिण भारत में कभी भी भूकंप नहीं आता है, क्योंकि इसकी जो इतनी प्राचीन है कि यहाँ की जो पर्वतें हैं एकदम क्या कहते हैं उसको, एकदम मतलब एकदम सख्त हो गया, ठीक है। जैसे कि हमारा जो हिमालय में भूकंप आने का कारण क्या है कि यह नवीन वलित पर्वत है और यह अवसादों के द्वारा बना गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे भूस्खलन ज्यादा होते रहता है। लेकिन यह जो है चट्टानों का बना हुआ दक्षिण जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो इसकी वजह से कह रहा है कि अस्थिर है, तो ये गलत है, स्थिर है, और यह भूकंप प्रवण क्षेत्र नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया। इसके बाद कह रहा है तीसरा स्टेटमेंट, यह पठार में चौड़ी और उथली घाटियों तथा घुमावदार पहाड़ियां हैं, तो यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से मेरा जो आंसर हो गया वह कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से सही है। तो 1 और 3 मेरा सही है, यहाँ पे हम देख लिए, तो 1 और 3 मेरा सी में है, इस प्रकार से मेरा सही हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि पश्चिमी घाट जो है और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आप जानते होंगे, जैसे कि आप क्या कहते हैं इसको, रुको एक मिनट, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से बात करते हैं कि ये हमारा दक्षिण भारत भाग है, ठीक है, ये दक्षिण भारत। उसके बाद कह रहा है कि ये जो हमारा, ये क्या कहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, पूर्वी घाट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। ये पतला है, ये ज़्यादा चौड़ा है। उसके बाद कह रहा है कि पहला जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में, सॉरी हमने एक ये बना दिया है, अभी वैसे सही है, ठीक है, कि पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो घाट है ये बिल्कुल ऊंचे है, जिसकी वजह से आप हमने पिछले एपिसोड में बताया है कि यहाँ पे क्या होती है कि जो हमारे जो क्या आते हैं, जो मानसून आते हैं, ये टकरा करके अब फिर इस तरह से ये आगे की तरफ चलती जाती है। और इस जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जैसे कि बेंगलोर हो गया, मैसूर हो गया, ये सब क्षेत्र जो हो गया हमारा वृष्टि छाया के क्षेत्र में आ जाता है। और इधर जो हो गया ये सब क्षेत्र मंगलुरु हो गया, और भी कैसे क्षेत्र हम देखे थे, ठीक है, जैसे, ठीक है, तो ये सब क्षेत्र वृष्टि छाया के क्षेत्र में नहीं आता है। तो इस किसकी वजह से हुआ। और यहाँ पूर्वी घाटी के बारे में हम लोग पिछले जाने थे कि ये पार कर जाती है। क्यों, मानसून जो बंगाल की खाड़ी से निकलती है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है वह सही कह रहा है पूछने के लिए, यह सही हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट 2 देखते हैं। यह क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है। यह बिल्कुल सही है। ये जो है ना, ये पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे एक साथ है, ठीक है। जबकि हम इसके बात करते हैं तो ये इस तरह से टूटा हुआ है, ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे विच्छेदित है। तो आप देखे होंगे, अगर पढ़े होंगे अच्छे से, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कह रहा है विच्छेदित है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि तीसरा जो है स्टेटमेंट कि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी अन्नाइमुडी, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यह उल्टा कर दिया है। यह जो है अन्नाइमुडी वह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, महेंद्रगिरी है। तो यहाँ स्टेटमेंट जो है गलत देने की वजह से यह मेरा गलती हो गया, ठीक है। समझ गया ना कि पूर्वी घाट की यहाँ पे कह रहा है अन्नाइमुडी, जबकि पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। तो मेरा सही आंसर क्या है, 1 और 2। तो इसमें आंसर कौन है, ए आंसर मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि हिमालय में स्थित निम्नलिखित शिखरों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे कि आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो दिया गया है, ठीक है, कह रहा है कि पश्चिम से पूरब की ओर, यानी ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, ठीक है। ये भारत का नक्शा अगर हम जानते हैं तो ये भारत का नक्शा है। उसके बाद कह रहा है कि ये हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी। तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति जानेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सबसे पश्चिम में है और कौन सबसे पूरब में है। क्योंकि पूरब से पश्चिम कह रहा है ना, पूरब से पश्चिम यानी इधर से इधर की तरफ कह रहा है। तो पूरब में सबसे पहले कौन होगा, आप बता सकते हैं। ये जो मेरा कंचनजंगा है यह सिक्किम में है, सिक्किम में है, ठीक है। तो ये हमारा एस से डिनोट कर दिए। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है, एन से डिनोट कर दिए। नंगा पर्वत कहाँ है, तो नंगा पर्वत के बारे में जानते होंगे कि यह गिलगिट और बल्चिस्तान जो है हमारा जो पीओके वाला क्षेत्र है वहां है, ठीक है, नंगा पर्वत। जो अगर देखे होंगे कि वृहद हिमालय के सबसे पश्चिमी चोटी जो है, ठीक है, पर्वत जो है वह कौन है, नंगा पर्वत है। तो ये हमारा जो सबसे पश्चिमी है, ठीक है। सबसे पूर्वी हम बताए हुए थे क्या है, नामचा वर्मा है ना। तो ये हम सभी चीज को रिविजन आपके साथ करते चले जाते हैं। उसके बाद अगर नंदा देवी के बारे में जानेंगे तो नंदा देवी की जो स्थिति है वह उत्तराखंड में है, यानी यूटी में है। तो आप एक चीज बताइए कि यहाँ पे आ गया सिक्किम, यहाँ पे आ गया नेपाल, यहाँ पे यूटी, यहाँ पे जो बाल्टिस्तान हो गया, ठीक है, जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान। तो सबसे पहले कौन आएगा, सिक्किम आएगा, फिर नेपाल आएगा, फिर जाके कौन आएगा, उत्तराखंड, फिर आ जाके गिलगिट बाल्टिस्तान आएगा। तो ये मेरा कितना है, जो कंचनजंगा यानी 2, फिर जाके कौन आएगा, तो नेपाल 1, फिर जाके नंगा पर्वत तो यहाँ 3 आएगा। नंदा देवी का उत्तराखंड यानी कौन है, 4, और ये 3। तो कौन आ गया, 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस में है, 2 1 4 3 मेरा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आप लोग इस हिसाब से बनाए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा और क्वेश्चन गलत करने की जो संभावनाएं होगी वो बहुत कम होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। कि यह कह रहा है कि इंडो सांको सचर जोन का निर्माण पेलियोसीन और इयोसीन काल के मध्य में हुआ था। यह बिल्कुल सही है, ठीक है, सही बात है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट का निर्माण मायोसीन काल में हुआ। सबसे पहले मेन थ्रस्ट जो है वह ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच है, ठीक है। किसके बीच, GH
ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और कह रहा है कि इसका जो निर्माण हुआ मायोसीन काल में हुआ, तो यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण जो इयोसीन और ओलिगोसीन काल में हुआ था, ओलिगोसीन, ठीक है, मायोसीन काल में नहीं हुआ था, ये गलत है। कब हुआ था? इयोसीन और ओलिगोसीन काल में हुआ था, इस हिसाब से गलत है। उसके बाद कह रहा है कि मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है यह सबसे पहले है कहाँ? तो ये जो है वह मध्य हिमालय और जो मध्य हिमालय और कहाँ, तो शिवालिक हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। जो क्या है, ये दर्रे हैं। ठीक है, ठीक है, ये दर्रे हैं। तो कह रहा है कि मेन बाउंड्री फॉल्ट का विकास ओलिगो काल में हुआ था, ओलिगोसीन काल में हुआ था, तो ये गलती है। यह हुआ था मायोसीन काल में। ठीक है, मायोसीन में। ठीक है, और ये ओलिगोसान में हुआ था मेन। ये भी मेरा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है हिमालय फ्रंट फॉल्ट का विकास किस में हुआ था? तो ये चीज हम मिटा के देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन? प्लायोसीन काल में। ठीक है, तो प्लायोसीन काल में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। सॉरी, कब? प्लायोसीन काल में, तो इस हिसाब से ये मेरा सही हो गया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा या से सही है, तो 1 और 4 मेरा सही है, इस हिसाब से मेरा सी आंसर हो गया। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक, जिसके वजह से ये मेरा पूरे टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज के क्वेश्चन एपिसोड 13 में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हमने किस तरह से इस टेस्ट सीरीज को जो स्टार्ट किए हैं, जिसका आज 13 एपिसोड है, उसमें हमने किस तरह से क्वेश्चन को डिस्कस किया। और पीछे एपिसोड अगर देखे होंगे, अगर आप इस चैनल पे नए आए होंगे, इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो भी देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमने जो यूपीएससी 2024 के टारगेट के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, उसके हमने मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी का, उसके बाद इकोनॉमिक्स का लेके आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो टेस्ट सीरीज है उसको 2024 के एग्जाम तक यूपीएससी के लेकर चलते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको भी रिवीजिंग होता रहेगा, मेरा भी रिवाइजिंग होता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।